आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में किस तरीके से चीज़ें गैमेट का जो रिलीज होता था वो किस तरीके से होता था। गैमेट फॉर्मेशन उसके पहले हमने देख लिया था। मेल के अंदर में गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने बात करी थी, हमने oogenesis के बारे में बात करी थी। और oogenesis के अंदर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis किस तरीके से अलग होता है। अब चूंकि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से किस तरीके से फ्यूज होता है। तो टॉपिक हेडिंग देंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो फर्टिलाइजेशन बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके अंदर में कुछ भी डायग्रामेटिकली आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंसेमिनेशन सबसे पहला स्टेप होता है। इंसेमिनेशन बोले तो यहाँ पर मेल बॉडी के द्वारा अपने सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में इंसर्ट कर देना, इंजेक्ट कर देना बोला जाता है इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले सीमेन जो होगा वो ट्रैवल करते हुए पहुंचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के वजाइना वाले पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो वजाइना वाला पोर्शन था अपना, हमने इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन था वो हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ से अपना ये यूट्रस वाली ये चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट थी। और यहाँ पर कहीं एक पार्ट था जिसको हम लोग कहते थे एम्पुला। ओके, अब बात ये आ रही है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये वाला पोर्शन जो है ये है वजाइना एंड ये वाला जो पोर्शन है ये होता था सर्विक्स। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो सीमेन आया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पर क्या करेगा कि सीमेन यहाँ पर इंसर्ट कर देता है। ये सीमेन जो होता है वो कोगुलेटेड फॉर्म में होता है, और इस कोगुलेटेड फॉर्म के अंदर में जो सीमेन होता है उसकी एनर्जी वो कोगुलेटेड फॉर्म में इस वजह से होता है ताकि उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहे। इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेशन। ये सारे कुछ जो अलग अलग से टर्म्स आते हैं, कैपेसिटेशन एंड डीकैपेसिटेशन, ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपको जो सप्लीमेंट मैंने प्रोवाइड करा रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक है, जो पहला लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको एक 2 पेज का आपको एक PDF फाइल मिलेगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं इस रिप्रोडक्शन चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वो आप जरूर से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पर आपको कैपेसिटेशन डीकैपेसिटेशन वगैरह चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हो जाता है सीमेन को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। और सीमेन के अंदर में आप जानते हैं कि 90% पार्ट जो होता है वो सेमिनल प्लाज्मा होता है, और 10% पार्ट जो होता है उसके अंदर में स्पर्म सेल्स होते हैं। तो अब स्पर्म सेल्स जो हैं यहाँ पर अब डीकोगुलेशन होगा, और स्पर्म सेल्स जो हैं वो इस तरीके से मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। स्पर्म सेल इधर की तरफ में मूव करेंगे, और इसके मूवमेंट के अंदर में ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हेल्प करता है। जो ही यहाँ पर कॉपुलेशन हो जाता है, जो ही यहाँ पर मतलब इंसेमिनेशन जो ही हो जाता है, ये सर्विक्स वाला जो पोर्शन होता है ये भी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, और कॉन्ट्रैक्ट होके ये इस तरीके से सीमेन को इनगल्फ करने की कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक पहले ही सीमेन को पहुंचा दिया जाए, ताकि स्पर्म को कम पाथ ट्रैवल करना पड़े फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सभी के सभी ये जो हैं, ये मसल का जो स्ट्रक्चर यूट्रस जो बना हुआ होता है, ये पूरा का पूरा जो कैनाल होता है ये उसमें हेल्प करता है। और साथ ही स्पर्म सेल जो हैं वो मूव करते हुए इधर की तरफ में चले जाते हैं, और ये पहुँचते हैं फिर एम्पुला वाले रीजन में। ध्यान देंगे NCERT पेज नंबर 51, वहाँ पर पहले NCERT के अंदर में जो तीसरी या चौथी लाइन है, वहाँ पर NCERT में आपके लाइन लिखी हुई थी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। ठीक है, पहले ये लाइन लिखी हुई थी NCERT के अंदर में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, और अब नई वाली NCERT के अंदर में आपको काट के सुधार दिया गया है, और वहाँ पर सिर्फ एम्पुला वाला रीजन लिख दिया गया। मतलब एम्पुला के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो एम्पुला में पहुँचते हैं वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। पहले वाली NCERT के अंदर में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिखा हुआ था, तो आप उसको भी सुधार लेंगे वहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कहाँ पर आपको करेक्शन करना है, तो ये जो करेक्शन है वो आप यहाँ पर कर लेंगे, और एम्पुला जो है वो सही है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम लोग बात करते हैं समरी की, तो आप जब समरी में जाएंगे और समरी के अंदर में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस समरी में ये फर्टिलाइजेशन जो है वो अभी भी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी आप काट के करेक्शन कर लेंगे। ये वाला जो करेक्शन है वो मैं आगे फिर से भी बता दूंगा कि समरी के अंदर में कहाँ पर आपको करेक्शन करना है। फिलहाल के लिए NCERT पेज नंबर 51 पे आप करेक्शन कर लेंगे कि एम्पुला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो बात आ जाती है कि एम्पुला वाले रीजन तक पहुंचता है, यहाँ पर सेकेंडरी ऊसाइड पड़ा हुआ होता है, और फिर स्पर्म सेल्स उसके साथ कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये एक शॉर्ट एक डायग्राम हो जाता है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसके अंदर में कोई खास चीज़ वैसे है नहीं, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, तो इसे एक तरफ से इरेज कर दिया जाए। ठीक है,
और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से कैरी आउट होता है, वो सारी चीज़ें। अब होता ये है, जैसे हमने देखा कि सेकेंडरी oocyte इस तरीके से, ये एक सेल था, ये प्रेजेंट था, ठीक है, और इसके बाहर में एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती थी जिसको बोला करते थे ज़ोना पेल्यूसिडा, ठीक है। एक नई लेयर यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया था, यहाँ पर नई लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, और फिर इसके अंदर में, इसके जस्ट बाहर में कुछ सेल्स की लेयर प्रेजेंट थी जिसको हम लोग कहते थे ग्रैन्युलोसल सेल्स, या फिर इस लेयर को बोला जाता था मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा अगर हम लोग कह लें, या फिर ये जो पहली सेल की लेयर थी इसको हम लोग कहते थे कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये पहली जो सेल की लेयर होती है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा की, जो फर्स्ट सेल की लेयर होगी उसको हम लोग कहेंगे कोरोना रेडिएटा, और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर जो ब्लू कलर की सेल की लेयर है, इसको ब्लू कलर की यहाँ पर जो लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। बात आ गई समझ में? तो ये हो जाता है ज़ोना पेल्यूसिडा, और सबसे अंदर में यहाँ पर जो इनर मोस्ट पोर्शन है जो ब्लैक कलर से यहाँ पर शो किया हुआ है, ये है सेकेंडरी oocyte। आप पहचानते हैं सेकेंडरी oocyte, और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इतनी चीज़ें हम जानते हैं। अब होता ये है कि जो ही स्पर्म सेल जो होगा वो इसके कांटेक्ट में आता है, तो होगा ये कि पॉलीस्पर्मी जो कंडीशन होती है, यानी कि जो बहुत सारे स्पर्म जो हैं इसको फर्टिलाइज ना कर दें, एक टाइम पर केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, तो सबसे पहले स्पर्म जो होगा, स्पर्म के स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर में हमने देखा था कि उसके जो हेड वाला पोर्शन होता था, हेड वाले पोर्शन के अंदर में दो चीज़ें होती थी, एक होता था न्यूक्लियस और दूसरा होता था एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के अंदर में क्या भरा हुआ होता था, एक्रोसोम के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए थे, ठीक है, और एक्रोसोम के ठीक पीछे यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था। ये जो दोनों का दोनों पार्ट है ये हेड वाले रीजन के अंदर में इंक्लूड करते थे हम लोग। तो आगे वाला पोर्शन जो है ये एक्रोसोम है, ठीक है। तो ये स्पर्म सेल्स जो होंगे वो अपने एक्रोसोमल पार्ट से वो सबसे पहले सबसे आगे अगर ये मूव कर रहे हैं, तो एक्रोसोम जब ये स्पर्म सेल आकर इसको टच करेगा तो उसका कौन सा पार्ट पहले टच होगा, वो होगा एक्रोसोम वाला पोर्शन। तो यहाँ पर एक्रोसोम वाला पोर्शन जो होता है वो आकर किसको टच करता है, सबसे पहले ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर को। तो ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर को आकर ये स्पर्म सेल जो है ये टच करता है, ये है स्पर्म सेल, ठीक है। स्पर्म सेल सबसे पहले आकर किसको टच करेगा, ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर को, और ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर को जो ही आकर इसके साथ टच करता है, इसके अंदर में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ये अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है, और अपनी ओरिएंटेशन को जो ही चेंज करता है, इसका मतलब कि अब दूसरा नया कोई बाहरी स्पर्म सेल अब इसको आके पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या करता है, दरअसल होता ये है कि स्पर्म सेल के ऊपर में कुछ एंटीजेंस होते हैं, उसी तरीके से उसी टाइप के एंटीजेंस जो होंगे, ठीक है, इसको एंटी फर्टिलाइजिन हम लोग कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के एंटीजन होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। स्पर्म सेल के ऊपर में जो होगा वो होगा एंटी फर्टिलाइजिन, और यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte के ऊपर में जो कुछ एंटीजेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजिन, ठीक है। तो यहाँ पर दरअसल होता ये है कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। स्पर्म सेल की सबसे बाहरी सरफेस पर प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिन, और सेकेंडरी oocyte के सरफेस पर प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजिन। ये दोनों आपस में जो ही टच करते हैं रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद ये अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर लेता है। ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर के अंदर में ये रिएक्शन होगी और ये अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर लेगा। इसके अंदर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसके मेम्ब्रेन में कुछ बदलाव आ जाते हैं, और मेम्ब्रेन के अंदर में जो ही चेंजेस आएंगे उसकी वजह से अब जो नया स्पर्म सेल अगर दूसरा कोई आता है तो उसका एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो अब इसके फर्टिलाइजिन को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। मतलब अब वो फर्टिलाइजिन रहा ही नहीं, और जब फर्टिलाइजिन रहा ही नहीं तो स्पर्म सेल अब जो आएगा जो एंटी फर्टिलाइजिन लिए हुए उसको पहचान करनी होती है ना कि ओवम कौन सा है या सेकेंडरी oocyte कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है, तो वो एंटी फर्टिलाइजिन को ही टच करता है, आपस में रिएक्शन होती है और पता चल जाता है कि हाँ ये फीमेल गैमेट है। लेकिन अब क्या होगा कि वहां पर चूंकि एंटी फर्टिलाइजिन की लेयर अब नहीं रह गई, फर्टिलाइजिन की लेयर नहीं रह गई है, तो स्पर्म सेल अगर दूसरा कोई नया स्पर्म सेल अगर आता है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं हो पाएंगे। मतलब एक बार में एक फीमेल गैमेट को एक ही स्पर्म सेल जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। बाकी अगर जो ही वो एक पेनिट्रेट कर जाएगा उसके मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, और उस मेम्ब्रेन के अंदर में जो कुछ भी चेंजेस होंगे उसकी वजह से दूसरा जो बाकी के स्पर्म सेल्स हैं
वो इसको पेनेट्रेट आसानी से नहीं कर पाते हैं। ये हो जाती है सबसे पहली चीज़। और उसके बाद यहाँ पर स्पर्म सेल आता है, अपने न्यूक्लियस को इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर में इंसर्ट कर देता है। और सबसे पहली बात हाँ कि ये स्पर्म सेल जो ही इसको टच करेगा, सेकेंडरी oocyte जो था ये इसके अंदर में मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस सेकंड जो ही कंप्लीट होगा, ठीक है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट्स, और मियोसिस सेकंड जो ही यहां पर कंप्लीट होता है तो फिर से अगेन कितने सेल का फॉर्मेशन होगा? 2 सेल का, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के अंदर में फिर से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। oogenesis आप याद कर लेंगे तो इसके अंदर में फिर से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। और ये भी जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? अनइक्वल, ठीक है। अगेन यहां पर अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक बन जाता है सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, और सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो हो जाएगा डीजेनरेट। और दूसरा सेल जो यहां पर बनेगा वो बनता है ooted। मैंने आपको बताया था कि पहले ooted बनता है सेकेंडरी oocyte, जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता था उसी तरीके से सेकेंडरी oocyte से पहले ooted बनेगा। ooted के बाद यहां पर जो अगली स्टेप बनेगी, अगला स्टेप जो होगा, जो अगली स्टेज बनेगी उसको हम लोग कहेंगे ओवम। और ओवम के बाद जब यहाँ पर सिनगेमी हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि एम्फीमिक्सिस जब हो जाता है, तब हम लोग इसी को बोलना शुरू कर देते हैं जाइगोट, ठीक है। तो इसी के अंदर में फिर अब इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे? जाइगोट। तो सबसे पहले ooted बनेगा, जो ही ये मेम्ब्रेन को टच किया ये ooted में कन्वर्ट हो गया, अनइक्वल डिवीजन हुआ, सेकंड पोलर बॉडी बना, वो डीजेनरेट हो गया, यानी कि ooted बन गया। अब उसका न्यूक्लियस जो ही इसके न्यूक्लियस के अंदर में, मतलब उसके साइटोप्लाज्म में, एक जो सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म जो होगा उसके साइटोप्लाज्म में जो ही दूसरा भी न्यूक्लियस आ जाता है, स्पर्म सेल का न्यूक्लियस एंटर कर जाता है, तब हम उसको कहते हैं ओवम। और ओवम के बाद यहाँ पर जो अगली स्टेज, जब दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, यानी कि एम्फीमिक्सिस जब हो जाएगा, तो एम्फीमिक्सिस के बाद जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं जाइगोट। तो ये जाइगोट के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी होती है। आप इसे लिखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे इसी के थियरी पोर्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इन्हीं सभी कुछ पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हमने लिखा है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज इनटू वजाइना, सीमेन को रिलीज कर देते हैं वजाइना के अंदर में, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। स्पर्म स्विम टू रीच द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये एम्पुला है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो स्पर्म स्विम टू रीच द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच जाता है थ्रू सर्विक्स, किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू, एंड यूट्रस, ठीक है, सर्विक्स और यूट्रस के थ्रू, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाती है। अब हम लोग बात कर ले कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या कुछ चेंजेस होते हैं। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेलुसिडा, स्पर्म जो है सबसे पहले जोना पेलुसिडा की लेयर के साथ वहां पर कांटेक्ट में आता है ऑफ ओवम, यानी कि सेकेंडरी oocyte, एंड इंड्यूसेस सम चेंजेस, यहां पर उसके मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म्स, जिसकी वजह से दूसरे बाकी स्पर्म्स की एंट्री जो होती है उस ओवम के अंदर में ब्लॉक हो जाती है, एंड इंश्योर्स, और जिसकी वजह से ये इंश्योर हो पाता है ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम, कि केवल एक ही स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। एंड एक्रोसोम हेल्प्स इन पेनेट्रेटिंग दी जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ दी ओवम, और इस पेनेट्रेशन के अंदर में कौन हेल्प करेगा? तो जोना पेलुसिडा वाली जो लेयर होती है वो इसके अंदर में हेल्प करती है, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब उसके आगे अगर हम लोग देख लें तो दिस पेनेट्रेशन इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड इन सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के अंदर में ये जो ही पेनेट्रेशन होता है तो मियोसिस सेकंड के अंदर में ये सेकेंडरी oocyte कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस सेकंड इज आल्सो अनइक्वल, और ये भी अब कैसा होगा? अनइक्वल होगा। जैसे मियोसिस फर्स्ट अनइक्वल हुआ था और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था एंड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अनइक्वल डिवीजन होगा एंड फॉर्म्स दी सेकंड पोलर बॉडी। अब यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी, दूसरा पोलर बॉडी बन जाता है, एंड हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम लोग ooted भी कह सकते हैं, मतलब हैप्लॉइड ओवम कह लो, ooted पहले बनता है और उसके बाद वो ओवम में कन्वर्ट होता है। तो एक यहाँ पर 2 सेल्स फिर से बन रहे हैं, दोनों हैप्लॉइड होंगे, सेकंड पोलर बॉडी एक तो फॉर्मेशन होता है एंड हैप्लॉइड ओवम या ooted का फॉर्मेशन हो जाता है। सून एम्फीमिक्सिस टेक्स प्लेस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या? एम्फीमिक्सिस का मतलब आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर में हमने पढ़ा था। अब उसके आगे अगर हम लोग बात कर लें कि ये यहाँ पर तो कहानी खत्म हो जाती है फर्टिलाइजेशन की, ये हो जाता है हमारा टॉपिक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं इम्प्लांटेशन की। जो ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है अब उस सेल के अंदर में क्या होगा कि डिवीजन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब जो भी जाइगोट बना हुआ है उसके अंदर में अब डिवीजन होना शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक जाइगोट था यहाँ पर
और इस जाइगोट के अंदर में ये जो एक सेल था इसके अंदर में इस तरीके से यहाँ पर डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, और जो डिवीजन होता चला जाएगा तो यहाँ पर कितने कितने सेल्स बनेंगे, सबसे पहले 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे, 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग डिवीजन होता चला जाता है और अलग अलग सेल्स स्टेजेस बनती चली जाती हैं। ये जो डिवीजन होगा इन डिवीजन्स को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। और यहाँ पर सेल डिवाइड तो होते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अलग अलग नहीं होते हैं। ये जो एक पूरा का पूरा एक सेल था, तो एक सेल के अंदर में जैसे एक कंप्लीट सेल था, तो इस सेल के अंदर में जब डिवीजन होता है तो ये सेल अलग नहीं होते, यूजुअली ये अलग नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये अलग हो गए तो ये दोनों अलग अलग इम्प्लांटेशन होता है इन दोनों का, और अलग अलग इम्प्लांटेशन होगा तो ये अलग अलग बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, और जिनको हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक ही जाइगोट से बने हुए 2 अलग अलग ऑफस्प्रिंग, तो वो दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे, ट्विंस कहे जाएंगे। लेकिन ये यूजुअली अलग नहीं होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो ये आपस में ही चिपके हुए रहेंगे। 2 सेल बनेगा, फिर से डिवीजन हो गया, 4 सेल बना, फिर से 8 सेल बने, 16 सेल बने, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है। ठीक है, तो इन सेल्स और यहाँ पर ये जो डिवीजन होता है, अब ये कैसा डिवीजन होगा, माइटोसिस। जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है वो जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा, है ना। एक हैप्लॉयड फीमेल गैमेट और एक हैप्लॉयड मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया है, अब डिप्लॉयड जाइगोट बना है। अब उस डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर में अब माइटोसिस होता जाएगा, और माइटोसिस होकर उसकी पूरी की पूरी मतलब वो बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, एम्ब्रियो बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, और एक बार जब पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद फिर उसके अंदर में अगर गैमेटोजेनेसिस करना हुआ तो फिर गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो क्या करेगा, फिर से मियोसिस करना शुरू कर देता है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से कि यहाँ पर सेल्स की, और ये जो ईच सेल बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स। यहाँ पर अब कौन सा डिवीजन स्टार्ट होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स इन जाइगोट कॉल्ड क्लीवेज। इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीवेज, एंड फॉर्म्स क्या क्या फॉर्मेशन और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, पहले 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, अलग अलग डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ये जो ईच सेल हैं इसके अंदर में इन सेल्स को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स। बात आ गई होगी समझ में, आप इसे भी लिख लेंगे। और यहाँ पर अब क्या होगा कि हम लोग अलग अलग जाइगोट के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि ये जो 8 to 16 सेल स्टेज है इसको क्या नाम दिया जाता है और किस तरीके से फिर इनका आगे अरेंजमेंट होता है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो बात ये आती है कि यहाँ पर अब जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, जो यहाँ पर जाइगोट के अंदर में डिवीजन हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो पा रहा है एम्पुला के अंदर में। अब एम्पुला वाले रीजन से, यहाँ पर जो कुछ भी एम्पुला वाला रीजन हमने बना रखा था, तो यहाँ से अब जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्लांटेशन होना है। ठीक है, ये वाला अगर रीजन एम्पुला वाला है तो यहाँ पर अब यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये जाइगोट जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ आएगा और इसके अंदर में इम्प्लांट होना है। नॉर्मली जो होता है वो फंडस में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, फंडस वाले रीजन के अंदर में इम्प्लांटेशन यहाँ पर होगा। अब अगर इम्प्लांटेशन अगर फंडस को छोड़ के किसी और पार्ट में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, आगे हम लोग उस टर्म के बारे में बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। फिलहाल के लिए हम लोग देख लें तो फंडस वाले रीजन के अंदर में ये नॉर्मली इनका इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ से अब ये मूव करते हुए आएंगे और यहाँ पर जाकर एंटर कर जाएंगे, और ये जो सेल्स होंगे नॉर्मली ये क्या होते हैं कि ये मतलब जो 8 to 16 सेल स्टेज वाले होते हैं, तो 8 to 16 सेल स्टेज ही आकर इसके अंदर में इम्प्लांट हो जाती है। यहां पर जो जाइगोट होगा 8 to 16 सेल स्टेज का, ये इसको हम लोग बोलते हैं मोरूला। ठीक है, तो 8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, मोरूला यहां पर। और मोरूला जो है ये अगेन डिवाइड करके, मोरूला डिवाइड्स टू फॉर्म किस चीज का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर बनाता है ब्लास्टूला का फॉर्मेशन करता है, और ब्लास्टूला को ही यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्मली क्या होगा कि 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग मोरूला कहेंगे, और मोरूला जो होता है वो डिवाइड करके ब्लास्टूला का फॉर्मेशन कर देता है, या फिर इसी ब्लास्टूला को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। आप इसे जल्दी से लिखेंगे, फिर हम लोग अभी ब्लास्टूला का डायग्राम यहाँ पर बनाकर देखते हैं कि किस तरीके से वो होगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग इस ब्लास्टूला के स्ट्रक्चर को एक बार ज़रा देखें,
तो जैसे कि ये पहले इनिशियल स्टेज के अंदर में ये मोरूला प्रेजेंट था। मोरूला जो था वो एक पहले सिंगल सेल एक जाइगोट हुआ करता था, बाद में उसके अंदर में यहाँ पर डिवीजन हुआ। जैसे कि ये एक सिंगल सेल था और इस सिंगल सेल स्टेज ऑफ जाइगोट के अंदर में यहाँ पर डिवीजन हुआ और डिवीजन करके यहाँ पर 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से अलग अलग सेल स्टेजेस का फॉर्मेशन हुआ। तो मोरूला जो होगा उसके अंदर में कितने सेल स्टेजेस हैं? 8 to 16। अब एक बार अगर एनफ नंबर ऑफ सेल्स अगर बन जाते हैं, 16 के बाद 32 सेल्स बनेंगे, तो ये जितने भी अब सेल्स बन जाएंगे 32 सेल स्टेज के अंदर में, वो अब क्या होते हैं कि रीअरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी तक तो क्या हो रहा है कि सेल जो हैं यहाँ पर एक जैसे कि मोरूला था, एक जाइगोट था, उसके अंदर में डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, 2 सेल के बाद फिर से 4 सेल बने, 8 सेल बने, इसी में 16 सेल बनते जा रहे हैं, 32 सेल स्टेज बनते जा रहे हैं, लेकिन वो सेल आपस में मूव नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। अब चूंकि इनको क्या करना है कि अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन करना है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स बनाने हैं, तो इनको आपस में रीअरेंज होना होगा और अलग अलग लेयर्स में बंटना होगा। ठीक है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्म लेयर्स इसके अंदर में पाई जाती हैं, तो उसका फॉर्मेशन भी यहाँ पर करना है। लेकिन इनिशियली क्या होते हैं कि ये रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होकर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला। ये था पहला स्टेज मोरूला और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है ब्लास्टुला का। और ब्लास्टुला के अंदर में जितने भी सेल्स होंगे, ठीक है, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर? ब्लास्टोमियर्स। और ये जितने भी ब्लास्टोमियर्स हैं, ये जितने भी सेल्स हैं, वो 2 पार्ट में अरेंज्ड हैं। आप देख रहे होंगे कि बाहर बाहर में एक सेल की लेयर बनी हुई है और अंदर में कुछ इनर सेल मास का फॉर्मेशन हुआ है। बाहर में जो सेल की लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट जो है ये क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम के साथ जाकर अटैच हो जाता है, अटैचेज विथ एंडोमेट्रियम। तो ये क्या होगा कि एंडोमेट्रियम के साथ जाकर अटैचमेंट में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन होता है। और ये जो इनर सेल मास है ये फर्दर एम्ब्रियो के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर वाला ये जो सेल आपको नजर आ रहा है, ये अंदर वाले सेल्स एम्ब्रियो में बदल जाते हैं और ये जो चारों तरफ की जो सेल है ये जाकर अंदर में इम्प्लांटेशन में जो टिश्यू होता है, यानी कि एंडोमेट्रियम वाली जो टिश्यू की लेयर होती है बिल्कुल थिक स्पॉन्जी, तो उसके अंदर में इम्बेड हो जाते हैं। तो बाहर बाहर में सेल की लेयर कौन सी है? ट्रोफोब्लास्ट की। तो ट्रोफोब्लास्ट वाली ही सेल की लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम के सेल के साथ फ्यूज हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जाके चिपक जाएगी और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इनर सेल मास, अंदर में यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टुला का और इसी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ कैविटीज़ भी होती हैं, इन कैविटीज़ को हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोसील। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो यहाँ पर ये जो कैविटी होगी इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसील, जिसके अंदर में न्यूट्रिशन और वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में फॉर्मेशन होती हैं, यॉक वगैरह का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल उतना हमें चीज़ें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फिलहाल के लिए नोट डाउन करेंगे। आगे जो चीज़ें हैं वो हम लोग फिर लिख लेते हैं इसके बारे में। ये डायग्राम बनाने के बाद आप एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर इस डायग्राम के नीचे ऐड कर लेंगे। आफ्टर अटैचमेंट, अब ये जाकर चूंकि अटैचेस विथ एंडोमेट्रियम, हमने लिखा कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अटैच हो जाएगा। तो आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल्स, अब जो एंडोमेट्रियम के सेल्स होंगे, जो यूटेराइन सेल्स होंगे, वो अब डिवाइड करते हैं काफी तेजी से और उसके चारों तरफ में डिवाइड करके ये जो ट्रोफोब्लास्ट का सेल है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये अब जो ही इसके साथ जो ही कॉन्टैक्ट में आता है तो इसके चारों तरफ के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अब वो रैपिडली डिवाइड करके ये जो ही कॉन्टैक्ट में आता है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, आप ये जैसे वॉल है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है। अब ये जो कोई भी एक टिश्यू है, ये यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट है, तो ये जाकर जो ही इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो इसके चारों तरफ की ये जो सेल्स हैं ये अब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और डिवाइड करके इसको क्या करते हैं, चारों तरफ से कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेंगे, कवर कर देंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। और जो ही इम्प्लांटेशन हो जाता है हम लोग कहते हैं कि अब प्रेगनेंसी हो गई है। ये हो जाता है हमारा टॉपिक खत्म, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बहुत ही जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। लाइव हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी। और बस सभी अपने दोस्तों को बताइए, लोगों को बताइए कि जो भी है। चलिए, थैंक यू।